अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले नए आने वालों से मुखातिब हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। जैसा कि विंटर सीज़न चल रहा है और इसमें इस चीज़ के चांसेस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, बट बात करूँगी खांसी के हवाले से। और खांसी भी whooping कफ यानी काली खांसी जिसे कहा जाता है, हम इसे पर्टूसिस भी कहते हैं और मेडिकल टर्म है ये। इसके हवाले से कोशिश होगी कि आपको डिटेल में बता सकूं और इसके क्योरेटिव इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी बात कर सकें कि किस तरह होम्योपैथी इसको क्योर करती है। तो सबसे पहली बात कि याद रखिए, इट्स एन एक्यूट डिजीज़। इसमें शिद्दत होगी, इंटेंसिटी होगी, याद रखिए इस चीज़ को। सेकेंडली, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसके साथ ही साथ ये पेशेंट को पैरेक्सिमल अटैक्स होते हैं इसके साथ, और कफिंग होती है, यानी कि झटकेदार जो है वो खांसी होगी, जर्किंग कफ कह लीजिए। और उसके साथ फोर्सफुल होती है, ये बहुत ज़्यादा यानी कि ज़ोर से आती है और उस पर कंट्रोल करना भी पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी साथ में इसके साथ क्या होता है कि वॉमिट भी हो जाया करती है। सांस लेने का जो अमल है जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं, सांस लेने के इस अमल में बहुत ज़्यादा फोर्सफुली पेशेंट को कुव्वत लगानी पड़ती है। अब बात करेंगे कॉजेज़ के हवाले से कि ऐसा क्यों होता है, whooping कफ क्यों हो जाया करती है। तो इट इज़ यूजुअली ड्यू टू रेस्पिरेटरी कैटार, यानी कि अगर हमारे निज़ाम तनफ़ुस में कोई प्रॉब्लम आता है और उसमें नज़लावी कैफियत हो जाती है, तो वहाँ पर ये प्रोड्यूस हो जाती है। फिर एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये हो जाया करती है। बैक्टीरिया का नाम मॉर्डिटुला पर्टोसिस है और इसी की वजह से ये हो जाती है। और अहम और समझने की बात ये है कि ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन ड्रॉपलेट की सूरत में एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा ये स्प्यूटम की वजह से भी हो सकती है और याद रखिए कि रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होती है, जैसा कि बी ब्रोंकाई सेप्टिका जो है, इसकी वजह से भी समटाइम हो जाती है। अहम बात ये है कि ये कितनी देर रहा करती है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात की जाए तो ये 7 to 10 डेज़ होता है, 7 से 10 दिन। और ज़्यादातर अगर आप नोट करें तो ये 5 साल से कम उम्र बच्चों को हुआ करती है, लेकिन ये 90% जो है वो इसी उम्र के पेशेंट्स को होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि क्या सिम्टम्स होती हैं जिसे देख के आपको पता चलता है कि ये whooping कफ है। इसमें फ़र्स्ट टाइम जो आप सिम्टम देखते हैं वो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें कैटारल स्टेज होती है। पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होती है और इसमें फ़ीवर भी होता है, साथ को रायज़ा होता है और स्नीजिंग भी होती है, यानी कि छींकें भी आने लगती हैं। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस की फॉर्म आपको देखने को मिलती है, यानी कि तमाम जो सोजिश इन्फ्लेमेशन हो जाती है अंदर। और रात को स्पेशली डिस्ट्रेसिंग किस्म की कफ़ होती है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है पेशेंट को। ये 3 to 4 डेज़ ये स्टेज रहा करती है। सेकेंडली क्या होता है कि कफ़ बहुत ज़्यादा होती जाती है और पैरोक्सिस्म्स होने लगते हैं उसमें, और वो वॉमिट भी साथ हो जाया करती है। थर्डली, जिसे हम सेकंड स्टेज भी कहते हैं और इसमें पैरोक्सिमल स्टेज भी कहा जाता है इसको। इसमें फ़ीवर के बाद हूप होने लगती है, यानी कि आवाज़ वाली खांसी आने लगती है और फ़ीवर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। रैपिड सक्सेशन होती है इसमें। फोर्थली, इसमें क्या होता है, पैरोक्सिज्म्स जो होते हैं, यानी कि अटैक कह लीजिए, जो होते हैं बहुत ज़ोरदार किस्म के जो अटैक होते हैं खांसी के, वो 2 से 3 मिनट रहा करते हैं। और उसमें साथ ही साथ पेशेंट को सफोकेशन भी होती है, यानी सांस घुटता है, दम घुटने की कैफियत होती है। एंड विद वॉमिटिंग एंड फूड टेकन, यानी जो खुराक खाई गई होती है वो वॉमिट की सूरत में बाहर आ जाती है। इसकी पहचान इसकी स्पेसिफिक हुप है, यानी इसकी स्पेसिफिक आवाज़ है जिसके साथ विस्केड म्यूकस होता है, जो एक्सपल्शन हो जाती है उसकी और वो उसके साथ बाहर आ जाता है। ये जो प्रेस्क्रिज्म अटैक होते हैं ये 3 वीक से, यानी 3 हफ्तों से लेकर बाज़ों का 2 माह तक भी रह जाते हैं और इतनी लंबी ये हो जाया करती है, ऐसा भी हो जाता है।
यानी कि अगर डेफिनेटली हम ट्रीट नहीं करेंगे उसको और इसको इग्नोर कर देंगे, केयरलेसली बिहेव करेंगे, तो ऐसा हो जाता है। ड्यूरिंग स्पेल, जब ये अटैक आता है या स्पेल होता है इसका, तो इस स्पेल के दौरान, इस खांसी के अटैक के दौरान पेशेंट को उसकी पूरी स्किन जो है परस्पायर कर जाती है, पसीने से कवर हो जाती है। और इसके बाद जो साइन आप देखते हैं, जो सिम्टम देखते हैं, उसमें क्या होता है, एंड ऑफ द स्पेल यानी अटैक के बाद आप बच्चे को देखें तो वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी हमारी मेडिसिन है जो एग्जॉस्ट होने के सिलसिले में काम करती हैं, जिसमें वराट्रम एल्बम है, आर्सेनिक एल्बम है, और चंद एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो ऐसा काम करती हैं। चाइना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। साइंस के हवाले से बात करूँ तो कंजेस्टेड हो जाता है फेस पेशेंट का, आप देखें तो उसमें आपको एक कंजेशन नज़र आती है। और कंजेशन के सिलसिले में जब याद रखें तो बेल बहुत अच्छी मेडिसिन है विद साइनोटिक आफ्टर पैरोक्सिज्म्स, यानी कि इस कंजेशन के बाद क्या होता है कि साइनोटिक कंडीशन हो जाती है, नीलाहट आ जाती है फेस पे, वहाँ आप कार्बोवेज भी यूज़ करें तो बहुत अच्छा काम करती है। डलकमारा बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ क्या होता है कि टंग प्रोट्रूड्स कर जाती है, बाहर आ जाती है, हर कफ के साथ उसकी ये कंडीशन होगी। उसके साथ ही साथ क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस होगी जो कफ अप करेगा पेशेंट, और फिर या फिर वो स्वेलो कर जाता है या उसको वॉमिट कर देता है। फिर ये कि कंजेशन ऑफ नेक एंड स्कैल्प वेन्स होती है, यानी कि वेन्स जो है नेक की और ये स्कैल्प की, सर की खोपड़ी की, इनमें कंजेशन आ जाती है। इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है या फिर ब्रोंकोनिमोनिया हो जाता है सम टाइम। और कुछ केसेस में हुप नहीं भी होती, यानी कि खांसी की वो ज़्यादा जो साउंड होती है ख़ास स्पेसिफिक, वो नहीं भी आती, और 1 वीक में फिर या 10 डेज़ में, 10 दिनों में ठीक हो जाती है। जबकि पैरोक्सिस्मल जो वैरायटी होती है वो 3 वीक्स या मंथ तक चली जाती है, फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के हवाले से। तो डायग्नोसिस इसका कैसे हो सकता है, इसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे कि प्री नेज़ल स्वैब टेस्ट होता है, नोज़ में से लिया जाता है, या फिर कफ प्लेट होती है उसके ज़रिए चेक किया जाता है। हर चीज़ की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाया करती हैं अगर हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना करें। तो कॉम्प्लिकेशन के हवाले से बताऊं कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए हुपिंग कफ को, तो ये ब्रोंकोनिमोनिया में बदल जाती है, या हाइप्रेमिया हो जाता है, या फिर एडिमा हो जाता है, वो भी ब्रेन का। ठीक है, देखें कि एक खांसी सिर्फ जो है वो कहाँ तक पहुँच जाती है कि दिमाग में पानी पड़ने की कैफियत भी हो जाया करती है, स्वेलिंग आ जाती है वहाँ, फिर ब्लीडिंग हो जाती है फ्रॉम दी नोज़ समटाइम, यानी नाक में से ब्लीडिंग होने लगती है, वॉमिटिंग हो जाती है, बिकॉज कैपिलरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है खांसी से, और उससे ऐसा होता है। और वॉमिटिंग, मेल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, आपके सामने ये चीज़ें आती हैं। अब बात हो जाए ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के हवाले से बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी किसी पेशेंट को खांसी होती है तो उस दौरान में खट्टी ठंडी चीज़ों से लाजमी परहेज़ करें, बिकॉज़ ये चीज़ें बढ़ा दिया करती हैं इसकी एक्टिवेशन को। और दूसरी बात कि खाना पेट भर के बिल्कुल नहीं दें ऐसे पेशेंट को, बिकॉज़ जब प्रेशर इसके स्टमक पे होगा तो इसकी तमाम कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं मेडिसिन के हवाले से। तो हमारी मेडिसिन ड्रोसरा बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाए डिज़ीज़, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती है, तो ड्रोसरा आप तमाम फैमिली को यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा क्यूरेटिव इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो मैंने बेल के हवाले से बताया आपको। एंटमटार्ट को यूज़ करवा सकते हैं जहाँ रेटलिंग म्यूकस होती है साथ ही साथ, और उसको कफ अप करना मुश्किल होता है। और हुपिंग्स स्पेल्स अगर हैं और साथ में ब्रेन में कंजेशन है तो बेल है। फिर कोरेलियम है, वो स्मूदरिंग सेंसेशन होगी उसमें आप देखेंगे, और प्रोसीडिंग कफ होगी। इसके अलावा साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहाँ पर क्या है, एक्सीलेंट है ये हुपिंग कफ के हवाले से। कुप्रम बहुत अच्छी मेडिसिन है, लॉन्ग पैरोक्सिज्म्स होते हैं इसमें और कन्वर्जन्स होते हैं। फिर वायलेंट कफ होती है बहुत शिद्दत के साथ, मेफाइटस बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें लेरिंजियल कफ होती है। ठीक है, लेरेंजाइटिस होता है साथ में, नर्वस हुपिंग कफ होती है, कन्वर्जन्स होती हैं, तो ड्रोसा यूज़ करवाएंगे। और यह है कि हम साथ ही साथ एपिकॉक को याद रखिए, कन्वल्जन इसमें भी है, कन्वल्जिव कफ। और काली बाइक जो है वो भी जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, हॉर्स कफ जहाँ पर होती है वहाँ पर। और मैग्नीशिया फॉस के हवाले से बात की जाए तो नर्वस होपिंग कफ जो है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। तो कॉकस कैक्टाई एक मेडिसिन है, वो पैरोक्सिज्म्स हो, अगर सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा पेशेंट को कफिंग हो और वॉमिटिंग हो जाए और एक्सेसिव रोपी किस्म का जो है वो इसमें स्प्यूटम बने, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करवाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।